बरस्ताने ताइन नॉवेल किस नंबर 23। वो गुस्से से उसकी जानिब देखकर मुंह फेर गया। वो एक होटल में थे जबकि सास के लिए सब इतना अनोखा था कि वो बिना रुके रोई जा रही थी। उमर ख़याम अपनी जिद पर उसे जहाज़ तक तो ले गया था, लेकिन अंदर बैठकर उसने मुकम्मल अपने जाहिल होने का सबूत दिया था और चकरा कर दूसरे पैसेंजर पर गिर गई। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया और 4 इस 15-16 घंटे की फ़्लाइट में उसकी तबीयत खराबी की वजह से उन दोनों को बाहर कर दिया गया था। उमर ख़याम का पारा इतना हाई था कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देख रहा था, जबकि वो खाने पीने और हर शय से जाती रही थी। बस एक ही जिद थी कि उसे वापस जाना है, जो कि उमर आज उसे जहन्नुम में भयंकर पूरी कर देता। उठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, उसने संजीदगी से कहा, क्योंकि उसने हर सूरत जाना था। थाईलैंड में उसका पहला टूर था। बैंकॉक का कई बार जा चुका था, और वैसे भी जब उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब होता तो वो अक्सर टूर्स पर निकल जाता था। लेकिन सास तो इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। उसका दिल उसी घिसी बीती ज़िंदगी में अटका हुआ था। वो जल्दी से उठ गई। वैसे भी इस शानदार होटल के बड़े से कमरे में उसका दम घुट रहा था। मालूम नहीं क्यों वो अभी इतनी जल्दी सब कबूल नहीं कर पाई थी। बचपन का खौफ उसके अंदर इतनी मजबूत जड़ें पकड़ चुका था कि एक ख्वाब और फर्जी ज़िंदगी लग रही थी, जबकि हकीकत वो ही थी जहाँ वो जाने की जिद बांधे हुई थी। उमर ने उसे एक नज़र देखा और बेजारी से गाड़ी की चाबी उठा ली। वो उसे बाहर निकलने का इशारा करके खुद भी बाहर निकला। सास निगाह झुकाए उसके पीछे चलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो बाहर पहुंचे। गाड़ी में सवार हुए तो उमर ख़याम को किसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। शख्सियत में एक ऐसा तलस्सुम था कि वो जहाँ से गुजर जाता मुड़कर लोग ज़रूर देखते थे। वो जंप लगा कर गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी स्टार्ट की। ज़बरदस्ती सास उसे वापस ले जाने पर मजबूर तो कर चुकी थी, लेकिन घर वालों को क्या कहती। उमर सुकून से ड्राइव कर रहा था, जैसे सास से थक गया हो और उसे बात भी नहीं करना चाहता था। वो मैं क्या कहूँगी, सब मेरा मजाक बनाएंगे। उसके दिल में नया अफसाना गाड़ी में बैठे ही चलने लगा। जो तुम्हारा दिल करे वो कहना, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मोड़ काटा। आप वो रुक गई। उमर ने उसकी जानिब नहीं देखा। आप वापस जाएंगे, खुद ही बोली। बस हंकारा भरा। सास बाहर देखने लगी। सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो जिस तरह ज़बरदस्ती उसे लेकर निकला था, वो सब उसका जीना आराम कर देंगे। वो बाहर देखती रही। तभी गाड़ी में उसके मोबाइल की तेज़ रिंगिंग टोन ने दोनों को मुतवज्जा किया था। मेरी रात की फ़्लाइट है। क्यों? वो एकदम बिगड़ा। अगले 4 दिन भी फ़्लाइट नहीं है। ये क्या बकवास है? मुझे जाना है, कुछ भी करवाओ, हर सूरत जाना है। वो शायद किसी को डांट रहा था। दूसरी तरफ से जवाब मिला, वो जस्ट शट अप। मोबाइल उसने डैशबोर्ड पर देकर मारा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कितना बड़ा बंदा हूँ। तुम्हें बिला वजह सबके सामने स्पॉट किया और अपने गले का हार बना दिया। 4 दिन भी, अगली फ़्लाइट नहीं है थाईलैंड की। उस पर बिगड़ा। सास उसके डांटने से सहम सी जाती थी। बाकी उसका कसूर था, लेकिन वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती लाया था। वो नहीं आना चाहती थी। वो स्टीयरिंग पे मुक्का मार गया और कुछ देर बाद वो घर भी पहुंच गए। तकरीबन दोपहर का वक्त था। वो गाड़ी से निकला और सास भी निकली। उमर ने उसकी जानिब एक गुस्सीली निगाह उठाई और अंदर चला गया। वो लाउंज से गुजरा तो उसकी महक से ही लाउंज महकने लगा और सब हैरानगी से उसे देखने लगे। लेकिन उससे भला क्या परवाह थी कि कोई उसकी जानिब देखता या नहीं। वो अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा मारा तो दूर दूर तक उसके मूड का अंदाज़ा हो गया था सबको। जैसे सास अंदर आई तो सर झुका हुआ था। उसने निगाह उठा के सबको सलाम किया तो सोहा को मायों के सूट में उपटन लगे देख हैरान हुई। लो आगे ये भी, ताई ने घूर कर कहा। सास ने माँ को हैरानगी से देखा, जो निगाह चुरा गई। अगर उसकी मर्जी से कुछ हो रहा होता तो ये बात थी, लेकिन यहाँ उसकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा था। अरे क्या, तेरा थाईलैंड साथ वाले बाजार में था जो कल गई और आज आ गई? हाँ, ताई की आवाज़ पर सबने कहका लगाया, जिसमें सोहा की किलकिलाहट भी थी। सास कुछ नहीं बोली। उसने शिकवा भरी निगाहों से माँ को देखा। उसके पीछे बस 1-2 दिनों में उसके भाई की शादी रख ली। उसे खबर तक होनी नहीं थी। लेकिन शिकवे का क्या फ़ायदा होता? तो कुछ बात बनती। वो जैसे कदमों को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। ये उम्र का जी राज़ी हो गया तुमसे? उनकी ज़ुबान के आगे खंदक थी। घर में बैठे 4 लोगों का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। सास का चेहरा सुर्खी माइल हो गया। अब क्या बुद्ध बनी खड़ी है? तुझे तो तेरे ताया ही पूछेंगे। जा,
ज़रा कुछ काम धंधा कर। उन्होंने उसे किचन की राह दिखाई और सास को जो पहले ही रोना आ रहा था वो किचन में चली गई। उसके आंसू निकल गए। अव्वल तो ताईजान के अल्फाज जो किसी का लिहाज नहीं करती थी, सबके सामने उसे बेइज्जत कर देती थी। और दूसरा उसका भाई, उसके बिना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, वो भी सोहा के साथ ही। सोहा की दोस्तें जोर जोर से गाने गा रही थीं। ताईजान और चच्ची तालियां बजा रही थी, खुश थी। मोहल्ले की दो चार औरतें मुंह पर कपड़ा रखे यकीनन ये सोचने में मजबूर थी कि ये मौलाना इशफाक अहमद का घर है, जिनकी औरतों को कभी किसी ने नहीं देखा। उसकी दोस्तों ने सोहा को पीठ से उठाया और वो ठुमकने लगी। साथ साथ ही काम में लग गई थी। क्या उसे ये ज़िंदगी पसंद थी? वो उसे कहाँ ले जा रहा था और वो कहाँ रुक गई थी? लेकिन सोहा के दोस्तों ने रात तक घर में मेला सा लगाए रखा। किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, सब खुश थे। किसी को होता भी क्यों? और हैरानगी तो तब हुई जब उन सबकी मगरिब की नमाज कज़ा होगी और किसी ने आज कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ताईजान भी आ गए थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। सास अलबत्ता डर रही थी। उन्होंने एक निगाह ही देखा था बस उसे। सास, नजमा ने उसे पुकारा जो बाहर अभी चाय देकर आई थी। तुम वापस क्यों आई हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैं मैं नहीं गई, मैं जा नहीं पाई अम्मी। वो सर झुकाई बोली, इस जहन्नुम की सज़ा को जीने का शौक है शायद तुम्हें। खैर, उमर को खाना तो रात होने को आई है, तुमने तवज्जो भी नहीं दी। उन्होंने ट्रे से थमाई। अम्मी मैं नहीं। सास, वो जरा दरस्तगी से बोली तो वो ट्रे लेकर ऊपर आ गई। उसे सबने कमरे में जाते हुए देखा, जबकि सास को बहुत शर्मिंदगी हुई थी, जबकि वो उसका शौहर ही था। और कमरे में आए तो वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। खाना खा ले। तुम खा लो, टका सा जवाब देके बालों में हाथ फेरता वो किसी को फ़ोन मिला रहा था। आप बच्चे नहीं हैं कि थाईलैंड नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा आपको? उसकी बेचैनी देखकर बोली। तो तुम्हारा ताया ताई की जूतियाँ सीधी करता फिरो। वो बोला तो सास को जिल्लत का एहसास सा हुआ। बदर भाई की शादी है, आपकी बहन सोहा। जस्ट शट अप। दुनिया में मेरी कोई बहन, माँ, बाप कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मजीद गुस्सा ना दिलाओ, चली तो यहाँ से। वो भड़का। जब वो सास ने सवालिया निगाहों से देखा कि क्या वाकई उसका कोई नहीं था जितना वो नफरत करता था खुद से मुंसलिक रिश्तों से। वो बिना कुछ बोले मुड़ गई, जबकि उमर फिर से नंबर डायल करने में लग गया। नीचे मेहमान जा चुके थे। सोहा काफ़ी खुश लग रही थी। वो नीचे और किचन में जाने लगी कि तायाजान की कड़क आवाज़ पर कदम दरवाजे पर ही जम गए। करो, अभी कब सो जाएगी? हाँ वापस आने पर उसका यही अंजाम होगा। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इधर आ, उन्होंने बुलाया। नजमा भी बेचैन हो गई। बदर भी घर पर नहीं था और उमर मालूम ही नशा कर चुका था या ठीक था। वो बेचैनी से बेटी को मुड़ते हुए देखने लगी, जो कि मुड़ी और उन सबके बीच गोया इम्तिहान देने खड़ी हो चुकी थी। तायाजान उसे घूर रहे थे। जब मैंने रोका तो तूने घर से कदम कैसे बाहर निकाला? वो उसके सामने खड़ी हो गई। सब वहाँ खड़े मजे ले रहे थे, जबकि वो नाजुक सी लड़की पत्ते की तरह कपकपा रही थी। सवाल किया है कुछ? वो धारे उमर ले गए थे। ताईजान में नहीं जाना चाहती थी। वो जैसे क़यामत ही बर्पा होगी। ताईजान का हाथ उस पर उठा और उसका गाल सुर कर गया। तूने अपने शौहर का नाम ज़बान से निकाला भी कैसे? बदतमीज़ बेहया लड़की। वो घूमकर सोफे पर गिरी थी। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? ये बच्ची है। भाई साहब गलती से निकल आया मुँह से। अच्छा, गलती से तेरी बेटी ने 5 लाख रुपए उसे ऐंठ लिए। गलती से तेरी बेटी उसके साथ गुलछड़े उड़ाने निकल गई और अब गलती से नाम ले रही है। अरे बदबख्त होती हैं वो औरतें जो शौहर की इज्जत नहीं करती। लानत पड़ेगी उसके मुंह पर। शौहर का नाम फाड़ कर ले रही है। उमर है, आज तक इस घर की किसी औरत ने हरकत नहीं की। मिजाज खुदा है इसका। हकूक से आगाह भी है। वो चिल्ला रहे थे। यहाँ बच्चे उनके चिल्लाने से उमर माथे पे तेवर डाले कमरे से बाहर निकला। उसे उनकी आवाज़ से भी खौफ थी। तभी वो बाहर निकला और मैदान लगा हुआ सास के लिए था। वो खामोशी से एक निगाह सास को देखने के बाद सपाट चेहरे से आगे बढ़ा, सीढ़ियाँ उतरा।
इशफाक साहब को अंदाज़ा नहीं था वो वक्त पर है। एक लम्हे के लिए चौंके, फिर उसके आगे नंबर बनाने को वो आगे बढ़ी। नज़्मा को दूर किया और सास को खड़ा किया। उमर ने उसके चेहरे पे थप्पड़ का निशान देख लिया था। माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। इसके आगे झुककर, तुझे अल्लाह भी माफ़ करेगा। तूने जो गुस्ताखी की आज के बाद की तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा तेरी, वो से झिंझोर कर बोले। जबकि सास ने सुर्ख आंसुओं से भरी आंखें उठाई। सांसों को बामुश्किल नजर उतार के उसकी हिचकी लाउंज में गूंजी। उमर उसका चेहरा खामोशी से देख रहा था और तायाजान को तकलीफ मिल रही थी उसकी खामोशी से कि उमर को सास में इंटरेस्ट नहीं है। वो फ्लर्ट कर सकता है, उससे मोहब्बत नहीं। माफ़ी मांग झुककर उसके आगे। तायाजान फिर से बोले और सास ने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए। नजमा मुंह पर हाथ रखकर मुंह मोड़कर पूरी तरह रो दी। उसके हाथ कांप रहे थे। निगाह नीचे कर, तायाजान चिल्लाए। सास फौरन निगाह झुका गई। उसके दोनों हाथ उमर के सामने जोड़ के माफ़ी की सूरत। किस जुर्म की माफ़ी? सिर्फ अपने ईश्वर का नाम लेने की? या ये बात बहाना थी? अगली पिछली सारी भड़ास इस थप्पड़ में निकल आई थी। उसके मुंह से भी कुछ अल्फाज निकलते ही कि अचानक उमर खयाम ने उसके वही जोड़े हाथ अपनी भारी हथेली में थामे और झटके से उस कांपती हुई लड़की को अपनी सिमट खींचकर सीने से लगा लिया। वो सीधा उसके सीने में समा गई और हिचकियों से रो दी पूरी तरह। वो दूर नहीं हुई उससे, वो उसके सीने से लगी पूरी तरह रो दी और पूरे लॉन्च में उसके रोने की आवाज़ थी। आई एम सॉरी, उमर ने कहा। आवाज़ वादिया थी, सब सुन सकते थे। आई एम सॉरी, फिर बोला। मैंने तुमसे कहा था अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैंने देर कर दी। उसके बालों में उंगलियां फंसाए, अपने सीने में उसे छुपाए सारे घर के सामने उसे पीछे खड़ा था, जबकि वहाँ खड़ा एक ही शख्स शौक था। वो जिसे दंग रह गए थे। या तो ऐसी बातें हराम थी और उमर ने उसे सीने से ही लगा लिया। समाज जैसे हिल नहीं सकी। उसने सांस को दूर किया और उसकी आंखें साफ की। सांस एकदम होश में आई। इधर उधर देखा, उससे दूर होना चाहा मगर उसने उसे दूर होने नहीं दिया। उसने फिर से आंसू साफ किए और स्वार ने कहा वहाँ खड़े एक ही शख्स पर उठाई। आपने मारा है इसको? वो उनकी जानिब बढ़ा। सास आंसू भुलाए बुखलाकर सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी जो अपने बाप की सिमट पड़ा। उमर वो एकदम बिछोए। मैंने पूछा आपने मारा है? वो एकदम डाढ़ा। उसके धार ने इशफाक साहब के चेहरे के रंग वाजिया उड़े थे। उमर ये क्या तरीका है? बीवी के लिए बाप पर चढ़ोगे? अरहम उसके शाने पर हाथ मार कर धकेला और उमर क़याम का हाथ घूमकर उसके मुंह पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ में इतनी गूंज थी कि बिल्कुल उसी तरह अरहम भी ज़मीन पर गिरा, लेकिन उमर उसे देख नहीं रहा था। सब एकदम मुंह पर हाथ रख गए। वो अपने बाप की आंखों में देख रहा था। उमर बड़ा हो गया डैड, ये बात याद रखिएगा। उंगली उठाकर जैसे वो आंखों आंखों में उन्हें बहुत कुछ जता रहा था। हाय मेरा बच्चा। ताईजान अरहम के पास आई मगर अरहम बेइज्जती के एहसास से पागल सा होने लगा। उमर ने उसकी जानिब देखा तक नहीं था। इशफाक साहब उसकी नज़रों को क्या, उसकी बातों के मफहूम को भी समझते थे। वो किस बारे में कह रहा था। उमर ख़याम की बीवी एहसास, और हो सके तो मेरी बीवी से अपने हाथ पाँव को यहाँ तक कि निगाह को भी दूर रखना। ये सब के लिए मेरी लास्ट वार्निंग है, वरना उमर पागल है। डैड ये बात आपके मुंह से बचपन से सुनता आया हूँ। आपने उमर ख़याम का पागलपन भी देखा है, फिर भी आप मेरी ज़िंदगी में दखल दे रही हैं। वैन उसके सर पे खड़ा था। अगर आपकी बीवी या आपकी कोई और औलाद इस जगह होती तो मुझे कसम थी मैं उसका मुंह थप्पड़ों से रंग देता या वही हाथ तन से जुदा कर देता। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपसे मेरा रिश्ता बाप बेटे का ना होता तो मैं बखूबी आपको बताता। मौलाना साहब, आपका दीन क्या कहता है? किस किस हकूक़ की इंसाफ़ी का आप पर कर्ज है? वो मुड़ा एक गुस्सेली नकल सफर उठाई। मैं लिहाज नहीं करता, आखिरी बार समझा रहा हूँ। सास उमर ख़याम की बीवी है और अपनी बीवी को समझा ले। वो अपने हाथ और ज़ुबान बंद रखे। अगली बार मुझसे बात नहीं करूँगा और ये बात सबके लिए है। मैं थाईलैंड जाऊँ या जन्नू में, ये मेरा मसला है। मेरी बीवी मेरा नाम ले, ये मुझे कुछ भी कहे, ये भी मेरा मसला है। किसी नकली जाली मौलवी का दीन ईमान मुझ पर मेरी बीवी पर मुसल्लत ना ही हो तो अच्छा है। तवाइफ से शादी करने से पहले अपने ईमान को जगाते। ये ताना मारने की जुर्रत भी उमर के अलावा कोई नहीं कर सकता था। ये ज़ियद फ़ोन के साथ साथ खुद को भी दे रहा था। उसने हमन्नक कड़ी सास को हाथ
थामा और उसे उन सब के बीच से निकाल कर ले गया, जबकि इशफाक साहब समेत सबकी ज़ुबानें तालों को जा लगी। मजीद ताई पोट पोट कर रोती, नजमा पोट पोट कर रोती थी। वो किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करती, जबकि सास उसके हाथों में अपना हाथ दिख रही थी। वो उन सबके सामने उसे कमरे में ले आया। कहा था ना तुम्हें चलो मेरे साथ, नहीं तुम्हें यहीं आना था। वो उस पर ही खौफ हुआ। उसे सास के चेहरे पे बड़े नील जैसे माजी की याद दिला रहे थे। मैं इस आदमी के हाथ तोड़ दूंगा, देखना तुम इसकी जरूरत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की। वो उसे बेड पर बिठाकर इधर उधर देखने लगा। सास हैरानगी से उसे देख रही थी। उसने अपने दराज टटोले और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसमें से एक ट्यूब निकाली। वो उसके नज़दीक आया। अभी कुछ से पहले वो उस पर भड़क रहा था कि उसकी वजह से वो थाईलैंड नहीं जा सका, और अब वो उसकी इतनी केयर कर रहा था। वो शायद खुद भी लाइम था कि क्या कर रहा है। उसने वो ट्यूब पे हाथ पर निकाली और जैसे उमर के हाथ सास के गाल की तरफ बढ़े तो किसी का चेहरा आंखों में समा गया। वो उस गाल को और हाथ में मुझे ट्यूब को दांत पे दांत चढ़ाए देखता रहा। उमर, सास को झटका लगा था। उसका ये छुप कर इतना करीब आना और फिर उसके गाल को घूरते रहना। तो फिक्र ना करना, अब कोई हाथ तुम्हारी जानिब नहीं उठेगा। मैं उठने ही नहीं दूंगा। मैं हाथ तोड़ दूंगा, भले वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। ट्रस्ट मी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून फैजी थी। आंखें लाल सुर्ख। सास के लिए थप्पड़ नए नहीं थे, मगर उमर जैसी माजी में जा पटका था। उसकी पेशानी की रगें तनी हुई थी, जैसे अभी फट जाएंगी। कितने आंसू उसके छोटे छोटे हाथों ने उस औरत के साफ किए थे। वो सर झटक कर दूर हुआ। अब गुस्सा ना करें, मैं ठीक हूँ। सास को लग रहा था जैसे वो पागल सा हो रहा है। ये तो कभी तवज्जो नहीं दी और आज तवज्जो दी तो वो दीवाना लग रहा था। कैसे ठीक हो तुम? अपना चेहरा देखो, वो आंखों खोला हुआ। ये आम बात है। शट अप, वो चिल्ला उठा। औरत के लिए पीटना इतना आम क्यों है? तुम औरतें पागल होती हो क्या? मर्द की मार तमकों की तरह सहती हो? अजीब जाहिल। वो मुठियाँ बेचकर सबसे उसे देखने लगा। सास आंखें झपकने लगी। एक तो तुम मेरी समझ से बाहर हो। लेट जाओ। उसने ब्लैंकेट उठाया। उमर, वो हैरान रहेगी। शट अप सास, मुझे एक लफ्ज़ नहीं सुनना तुम्हारा। गल ठीक नहीं होता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। लेट जाओ, उसने कहा, जबकि सास घबरा सी गई। उसने एक निगाह उसे देखा। वो सर पर सवार था। वो ना चाहते हुए भी पीछे लेट गई। उमर ने उस पर ब्लैंकेट सीधा किया और रिमोट उछाल दिया। टीवी देख लो, बोर नहीं होगी। उसने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल के उसके गाल से निगाह चुराई। मैं टीवी नहीं देखती, वो आहिस्तगी से बोली। उसके इस अंदाज से अजीब सा एहसास भी हो रहा था। मालूम नहीं दिलो दिमाग में किस बात की खुशी का एहसास था। हैरान भी थी, बस अनोखा सा था सब। ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल कर लो। उसने अपना मोबाइल निकाल कर उसकी जानिब उछाल दिया। मोबाइल भी उसकी गोद में गिरा। सास ने उसे बेचारगी से देखा। मैं मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं किया कभी। वो शर्मिंदा हुई। उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो मार से आई हो। ओके, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। वो सच झटकता एंड उसके पहलू में बैठ गया। सास का दिल जैसे उसके बिल्कुल नज़दीक बैठने से पाताल में जा गिरा। वो उसकी खुशबू अपने गिट महसूस करके जैसे औसान कता कर गई थी, और वो कितने सुकून से आगे पहलू में बैठा था। उसमें मौजूद कंबल खुद पर डाला और मोबाइल उठाया। देखो, ये ट्विटर है, इसमें पूरी दुनिया है। ठीक है तुम्हारी, ठीक है पूरी दुनिया। उसकी जानिब देखता बोला, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सास के धड़कनों ने अजब लय पर शोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये शोर सिर्फ सास को सुनाई दे रहा था। उसे क्यों नहीं? वो उसके इतने करीब आ गया कि उसकी धड़कनें अतल पतल सी हो गई। वो निगाह झुका गई, बार बार निगाह झुकाती, कभी उठाती। वो जैसे खोती गायब तमागी पर अफसोस करने लगी। ठीक है, कुछ समझ आया? उसने कहा। उसने कहकर फिर उसकी जानिब देखा। जी जी, वो एकदम बोली। गुड, ये लो तुम रख लो। वो बेनियाजी से उसकी जानिब मोबाइल उछाल गया। चलो, जब तक तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक नहीं होती मूवी लगा लेते हैं, उसने कहा
और रिमोट उठा लिया। सास उसके हाथों की जानिब देखने लगी। उसे लग रहा था उसे ये सब करना नहीं आता। अपने आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने लगी और वो जो उसे शराबी नशे कहती थी, जिसे हर बात भूल गई। बस इतना याद रहा कि दुनिया में कोई था जो उसके लिए कुछ कर सकता था। आज जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। उसने इस घर के हर शख्स के आगे हाथ जोड़े थे, लेकिन आज शाम से महसूस हुई थी इतनी गहरी धूप में। वो क्या लगा रहा था, क्या कर रहा था, वो नहीं जानती थी, लेकिन सब अच्छा लग रहा था। अपनी धड़कनों से खाइफ होती वो होश में आई। ये गलत है, ये गुनाह है, फिल्में नहीं देखनी चाहिए। उसने उसकी लगाई गई फिल्म को बंद कर दिया, जो कि अभी वो तफसील देने ही लगा था कि ये मूवी बहुत अच्छी है। लो भला, गुनाह सवाब के चक्कर में रही तो ये तो ले लिया तुमने दुनिया के मज़े। वो फैल कर लेट गया। साथ एक फासला सा बना के उसकी टांगें अलग कांप रही थी। उससे थोड़ा दूर हो गई। मुझे नहीं लेने मज़े, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। हाँ पता है, वही बूढ़ी अम्मा वाली बातें शुरू मत कर देना। मुझे नींद आने लगी है, तुम भी सो जाओ, वो बोला और आंखों पर बाजू रख लिया। सास ने उसे देखा। आधा नीचे लेटा हुआ था, पाँव में जूते थे और आधा कंबल को पर डाले सोने के लिए तैयार था। वो क्यों मुस्कुरा रही थी समझ नहीं सकी, लेकिन वो मुस्कुरा दी और बाकी सारा वक्त उसे देखती रह गई। आज उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। आपने देखी उस सास के रंग ढंग कैसे उसके सीने से लगी खड़ी थी। भाभी सरवा चची बोली, अम्मी उसका शोहर है। और सोहा जो बदर भाई से बातें करती है। सरम गुस्से से बोली, हैं तेरी इतनी जुबान कि तू मेरी बेटी के मुतल्लिक बोले। ताई का तो मीटर ही हो गया। सरम चची ने उसे झपटा। अम्मी यही सच है, वो उठ गई। उसकी जुबान को लगाम दे सरबत पड़ना। वो भड़की, भाभी माफ़ करते बच्ची हैं, देखिए अच्छा हो गया सब कुछ। बस कल मेहंदी की रस्म भी हो जाएगी। अरे जाओ तुम लोग। एक तो वो मनोज सास और उसकी माँ दोनों ऐसी जहर लगती हैं मुझे, ऊपर से सोहा की जिद ने अलग ही गुस्सा दिला रखा है। उसको झुटकती बोली, अब क्या ये मेहंदी वेंदी की जरूरत थी, बस काफ़ी था निकाह भी। मुंह बना के बोली। अंदर आते बदर ने ये बात सुनी थी और फिर वो किचन में चला गया, जहाँ उसकी माँ का होना यकीनी था। ताइमी जाने निकाह की रस्म कब रखी है, वो सीधा सवाल करने लगा। हल्की आवाज़ में बोलो, क्या बेशर्मों की तरह मुंह पर ही बोले जा रहे हो। बस करें, ये आम बात है। जो ये शर्म वरम है, मुझे भी पता है कौन कितना है। वो नागवारी से बोला। कह रहे थे कल मेहंदी के बाद ही हो जाएगा। उसके तेवर अच्छे नहीं थे, बस इसी रोज़ का इंतज़ार था। वो बड़बड़ाया, सास आ गई है और तुम्हें पता है आज क्या हुआ। नजमा काफ़ी खुश थी, सब बताते चली गई। खुशी की बात है, ताई जान को सीधा उमर ही कर सकता है, लेकिन अब उनका वक्त चल पड़ा है। अम्मी अब वक्त बदल गया है, वो नफरत से बोला। पिछली बातें भूल जाओ बेटा, नजमा बोली। भूल गया। नजमा चची, सोहा की आवाज़ में दोनों ने मुड़कर देखा। वो बदर को देखकर मुस्कुराने लगी। ज़रा फ्रेश जूस बना दे, मेरी स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा बेटा, बाहर बैठो, ले आती हूँ। खुद बना लूँ, बदर संजीदगी से बोला। जब काम करने वाले मौजूद हैं तो मुझे क्या ज़रूरत। वो तुम्हारी सास और मेरी माँ है, काम करने वाली नहीं। जाने दो बदर, ये बातें बहस की नहीं। नजमा शौक ही रह गई। अभी सास ने अपने शोहर का नाम लिया तो भाई साहब ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, और सोहा तो वो दोनों को देखने लगी। बदर ने सबसे सर हिला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं तो मुझे पसंद करने लगे हो। ठीक सोच रही हो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और वहाँ से बाहर निकल गया। सोहा ने नजमा की जानिब देखा। आ, वो आपकी बेटी का नसीब और ये मेरा नसीब। वो आंखों को दिलनशीन से जंबिश देकर बोली और खुद भी चली गई।